हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल दशरथ मान की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, जीएस मास्टर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो बीपीएससी के लिए टॉपिक देते हैं। मैं उन्हीं के टॉपिक को उठा करके मैं वीडियो बना रही हूँ। आज से स्टार्ट लेती हूँ। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये पहला चैप्टर। साथ में हम 6 क्लास का हिस्ट्री भी लेकर चलेंगे। इसी वीडियो में साथ में शूट कर रही हूँ। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है। देखें कौन कौन से। पहला हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा धर्म ग्रंथ, चौथा पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे जातक, अष्टध्यायी, राजतरंगिणी, ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। हम देखेंगे अब ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेखक। ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उसके लेखक, ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ है। देखिए इनके लेखक के नाम देखेंगे। पहला है राजतरंगिणी, इसको लिखने वाले का नाम है कलहन, इसका होगा विशाखदत्त। हर चरित्र को लिखने वाले हैं बाणभट्ट। पतंजलि को लिखा महाभाष्य ने लिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, एक कालिदास की बुक है। अष्टध्यायी, ये पाणिनि की है, और ये विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इसको भी बोलते हैं कौटिल्य की। पहला हमने देखा ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें राजतरंगिणी जिसने लिखा है कलहन, इसमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस जिसको लिखा विशाखदत्त ने, ये चंक्या और चंद्रगुप्त के मौर्य की सर्वाधिक संख्या की नीति इसमें लिखी गई है। हर्षचरित्र लिखा बाणभट्ट ने। पतंजलि को लिखा महाभाष्य ने। अभिज्ञान शाकुंतलम इनको लिखा है कालिदास ने। इसमें राजा के विरह दुष्यंत तथा शकुंतला के परिणय विवाह का संबंधित कहानी इसमें लिखी गई। अष्टध्यायी इसको लिखा है पाणिनि ने।
यह संस्कृत व्याकरण है। अब इसको मिटा देते और देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे देश भारत में कई अन्य देशों से लोग आए और उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी। जैसे में अरब से भी लोग आए, यूनान से लोग भी आए, चीन से भी लोग आए। अब उनके बारे में आगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे यूनानी लेखक के बारे में। यूनानी लेखक, पहले देखेंगे यूनानी। हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास के पिता। दूसरा देखते हैं मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तीसरा देखते हैं टॉलमी। ये लिखे थे जियोग्राफिका। इसमें लिखा प्राचीन भारतीय भूगोल। जानकारी। और एक अज्ञात लेखक हैं जिनके किताब का नाम है लाल सागर। ये अज्ञात लेखक हैं। इनका बुक पेरिप्लस। इनकी पुस्तक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। लाल सागर का विवरण। ऑफ द इरिथ्रियन सी। लाल सागर का विवरण इसमें। अब देखेंगे रोमन लेखक के बारे में। पहले हम देख सकेंगे यूनान के लेखक हेरोडोटस था, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज, इंडिका, टॉलमी, ज्योग्राफिका। अज्ञात लेखक थे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसको लाल सागर का विवरण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे रोमन लेखक। रोमन लेखक सबसे पहले देखेंगे प्लिनी को। ये प्लिनी, इसके पुस्तक का नाम है नेचरलिस हिस्टोरिका। इस किताब में लिखा हुआ भारत और इटली से होने वाले व्यापार के बारे में लिखा हुआ है। इसको हम लिख देते हैं पहले। भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के बारे में। व्यापार के बारे में लिखा है। अब देखेंगे हम चीनी लेखक। पहले इसको मिटा देते हैं। पहला फाहियान, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा इत्सिंग। फाहियान, इसकी किताब का नाम है फू को की। इस किताब में गुप्त काल में भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में लिखा गया है। गुप्त काल में इसको लिख देते हैं यहाँ पे सामाजिक। गुप्त काल भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा गया है। ह्वेनसांग, यह आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। इसका
इसकी पुस्तक का नाम CU की। ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था 629 में। हर्षवर्धन के कार्यकाल में में भारत आया था। और तीसरा नाम देखते हैं इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। भारत आता है। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविद्यालय के बारे में लिखा है। नालंदा जो कि बिहार में पड़ता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखा। अब हम देखते हैं अरबी लेखक। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। पहला अरबी लेखक है सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आता है। शताब्दी में भारत आया और इसने पाल और प्रतिहार वंश के बारे में लिखता है। इस पाल एवं प्रतिहार वंश लिखा। दूसरा देखते हैं अलबरूनी। दूसरा है अलबरूनी। अलबरूनी ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है और ये किताब लिखता है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है। भारत आता है। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में हम बताएंगे, जैसे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। इसको पहले साफ कर लेती हूँ। धर्म ग्रंथ में आते जैसे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। सबसे हम पहले देखेंगे वेद पढ़ेंगे। पहला देखते हैं वेद कितने वेद? 4 हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले देखेंगे वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन। महर्षि कृष्ण देवपायन। वेद व्यास। वेद 4 कौन से हैं देखेंगे। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद
ये सबसे पुराना वेद है। इन सभी का उपवेद भी देखेंगे। वेद ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद के कौन सा? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। अथर्ववेद का कौन सा है? शिल्पवेद। ये सबसे नवीनतम में इसको बोलते सबसे नया वेद है ये, शिल्पवेद। आइए हम थोड़ा जानकारी करते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसको जगह नहीं, इसको मिटा करके लिखेंगे। ऋग्वेद। सबसे पहले देखेंगे इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सबसे देखेंगे सुमंडल मंडल 10 है, सूक्त 1028 है। इसमें ऋचाएं 1,0462 है। 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। इसका तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं जिसे खिल कहते हैं। जिसे खिल कहते हैं। हस्तलिखित ऋचाएं। हस्तलिखित ऋचाएं रचनाएं हैं जिसे खिल कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया। पुरुष सूक्त बारे में बताया गया है। पहला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब हम इसका आखिरी देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पहले गाइस इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद उसके बारे में अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे। जैसे में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतभांड, आभूषण, ये सब क्या है? इससे हमें ये भी एक पुरातात्विक एक स्रोत है जिससे हमें पहले ज़माने के बारे में, इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जैसे अभिलेख में कुछ लिखा हुआ मिलता था, सिक्के पे मोहर होते थे, स्मारक कुछ बना होता था, कुछ चित्रकला था, चित्र के रूप में कुछ मिला था। जैसे पहले के मोहर, पहले के चट्टानों पे या ताम्र पत्रों पे लिखा हुआ अवशेष हमें ज्ञात हुआ है। उन सभी के बारे में आज देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के रूप में। पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से पहले देखेंगे हम। अभिलेख, जैसे में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतभांड, आभूषण, मोहर, स्तूप, ताम्र
पत्तों पर लिखे हुए अवशेष, इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे हम पहले समझें कि अभिलेख है क्या। जो लेख मोहर, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखे हुए या खुदे हुए मिलते हैं उसे हम अभिलेख कहते हैं। इसको पहले हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जो लेख मोहर, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखे हुए मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? वो सभी लेख कहते हैं। अभिलेख कहते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे एपिग्राफी किसे कहते हैं। एपिग्राफी क्या है? ये अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाने वाले कौन थे? कुषाण राजाओं ने। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को। इसको मिटा देते हैं और देखते हैं इसके आगे। शीशे के सिक्के जारी किसने किए? सिक्के जारी करता कौन है? सातवाहन वंश। एक पॉइंट और देखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में है। अब मैं अपनी क्लास के एंड करती हूँ। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।